Hello, my dear student. Today is my video number 9 for class 12 on the subject of business studies. So, student, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो नंबर 9 में साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, यानी वो साइंटिफिक टेक्निक्स जो कि टेलर के द्वारा दी गई है। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी वीडियो नंबर 8 थी जिसमें हमने डिस्कस किए थे अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट, जो कि FW टेलर के द्वारा ही दिए गए थे। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक के साथ साथ ये हमारा इस चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक भी है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं आज हम अपनी वीडियो नंबर 9 में साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ FW टेलर। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, यानी वो साइंटिफिक टेक्निक्स जो FW टेलर के द्वारा दी गई थी एक बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। सो स्टूडेंट, द कॉमन टेक्निक्स आर फंक्शनल फॉर्मेनशिप, यानी जो हमारी फर्स्ट नंबर की कॉमन टेक्निक है वो है हमारी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। सो स्टूडेंट, इसका यहाँ पे मेन क्या है, डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट, यानी गाइस ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें काम को इजी तरीके से कराने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी फैक्ट्री में डिपार्टमेंट होते हैं उसको 2 डिपार्टमेंट में बांट देना होगा, यानी उनको 2 इंचार्ज में बांट देना होगा। इंचार्ज बनाने के बाद आपको उसमें 4 डिपार्टमेंट बनाने होंगे, यानी टोटल आपको 8 डिपार्टमेंट उसमें बनाने हैं। सो स्टूडेंट, आती है अपना फर्स्ट नंबर में आता है हमारा प्लानिंग इंचार्ज, सेकंड पे आता है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। सो गाइस, जो आपका प्लानिंग इंचार्ज है इसमें आपके 4 डिपार्टमेंट होते हैं, और जो आपका प्रोडक्शन इंचार्ज है इसमें भी आपके 4 डिपार्टमेंट होते हैं। यानी इसमें आप क्या करते हैं, एक तरह से हेड डिपार्टमेंट बना देते हैं और इनको आप पूरी फैक्ट्री का वर्क क्या करते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से काम को करा लीजिए, ताकि जो वर्क बर्डन हो वो किसी भी एक बंदे पर ना हो। सो गाइस, जो आपका प्लानिंग इंचार्ज है उसमें आते हैं फर्स्ट नंबर पे रूट कलर। सो ये जो रूट कलर होता है इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है रूट कलर का कि काम को क्या करना है, ये देखता है कि कब कहां किससे क्या क्या काम कराना है, यानी काम को किस तरीके से डिवाइड करना है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का यहाँ पे ये मीन होता है कि गाइस ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि आपको किस तरीके से काम को करना है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे टाइम एंड कॉस्ट कलर। ये जो टाइम एंड कॉस्ट कलर होता है ये देखता है कि कितना आपको टाइम दिया जाना है, यानी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको कितने टाइम की जरूरत होती है और कितनी कॉस्ट आपको यूज करनी है, ये सब कुछ आपको ये बताता है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे डिसिप्लिनियर। सो गाइस, यहाँ पे इसका मीन होता है डिसिप्लिन से, यानी ये देखता है कि काम सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो गाइस, ये तो हो गया आपका प्लानिंग इंचार्ज, जिसमें आपके 4 डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। ये चारों डिपार्टमेंट आपको देखते हैं और बताते हैं कि काम को किस तरीके से करना है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज पे। सो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे गैंग बॉस। गैंग बॉस का मीन यहाँ पे ये है कि जैसा कि आप भी जानते होंगे कि आजकल बहुत सारे गैंग बन रहे हैं, आपके स्कूल में भी बनते हैं। सो यहाँ पे गैंग बॉस का यहाँ पे यही मीन होता है कि गैंग एक ग्रुप बनाया दिया जाता है जिसका एक बॉस होता है, यानी जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन या गाइड करता है वो उसका बॉस करता है। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का यहाँ पे गाइस ये काम है कि ये देखता है कि काम कितनी स्पीड से हो रहा है या फिर किस तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद आता है रिपेयर बॉस। सो स्टूडेंट, रिपेयर बॉस का यहाँ पे ये मीन है कि ये देखता है कि अगर कोई भी मशीनरी, कोई भी टूल्स वगैरह अगर खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर कराने के लिए रिपेयर बॉस का काम होता है। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर। सो गाइस, यहाँ पे इंस्पेक्टर का मतलब होता है इंस्पेक्शन से, यानी ये देखता है कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आउटपुट कितनी हो रही है, इनपुट कितनी हो रही है, कितना वेस्टेज हो रहा है, यानी इसका मीन होता है इंस्पेक्टर का कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइजेशन को ही कंट्रोल करके रखता है। सो ये तो हो गया आपका फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें 2 इंचार्ज होते हैं, और जो इंचार्ज होते हैं उनके नीचे 4 डिपार्टमेंट हेड होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग या अपने तरीके से काम को कराते हैं। सो उसके बाद आते हैं अपने सेकंड नंबर की साइंटिफिक टेक्निक पे, जिसमें आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यानी गाइस, सबसे पहले आप इस वर्ड पे आते हैं, ये है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। यानी गाइस, स्टैंडर्डाइजेशन का मीन्स यहाँ पे ये है कि एक तरह का स्टैंडर्ड, यानी आपको क्या करना होता है, एक तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होता है
एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और काम को क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से कराना है या सिंपल बनाना है या फिर इजी वे में कराना है। सो गाइस, जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन है इसका मीन यहाँ पे ये है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मार्केट में जितनी भी आपकी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो एक के बाद एक मोबाइल लॉन्च करते ही रहते हैं, लेकिन जो आपकी ब्रांडेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका एप्पल, यानी जो एप्पल के आईफोन आते हैं वो क्या होते हैं, वो मुश्किल से आपके 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 10 या 15, बस इससे ऊपर नहीं, यानी इतनी ही वो ब्रांड आपके निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि वो एक क्वालिटी देता है, वो क्वांटिटी नहीं प्रोवाइड कराता, वो एक क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। यानी जहां पे क्वालिटी होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे एक तरह से स्टैंडर्ड बना रहेगा, यानी वहां का जो स्टैंडर्ड होगा वो एक हाई लेवल का होगा। सो गाइस, यहाँ पे यही कहता है कि आपको क्या करना है, कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या जो भी वर्क हो रहा है उसमें एक स्टैंडर्ड बना के रखना है, यानी आपको एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी है ताकि आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड बना रहे। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जिससे आपका काम क्या हो जाए, बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हो जाए, यानी बहुत ही आसानी से उसको पूरा किया जा सके। सो गाइस, ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी काम का स्टैंडर्ड बढ़ाना, यानी आपको एक तरह से स्टैंडर्ड तरीके से काम को कराना है और उसको इजी बनाना है ताकि वो इजी वे में कंप्लीट हो जाए। सो स्टूडेंट, बात करते हैं अपनी थर्ड नंबर की कॉमन टेक्निक्स की, यानी वो थर्ड नंबर की साइंटिफिक टेक्निक जिसमें आता है वर्क स्टडी। सो स्टूडेंट, ये टेक्निक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी ये टेक्निक से आगे है, जो ऐसे वर्क स्टडी है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है और मेंटल इवैल्यूएशन है। सो गाइस, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में केस स्टडीज में से पूछ ली जाती है। सो स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। वर्क स्टडी के अंदर आपके 4 पॉइंट्स है, यानी ए फैक्टर स्टडी, बी मेथड स्टडी, सी टाइम स्टडी, डी मोशन स्टडी। आती है आपके फर्स्ट नंबर का पॉइंट, यानी ए पॉइंट फैक्टर स्टडी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका फैक्टर स्टडी है उसका मीन जो है वो है रेस्ट से, यानी उसमें ये देखा जाता है कि आपको कितने रेस्ट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय, एक वर्कर कंपनी में जब लगातार काम करता रहता है तो वो थक जाता है, वहां पे उस थकान को दूर करने के लिए उसको रेस्ट की आवश्यकता होती है। सो गाइस, जो हमारे एफडब्ल्यू टेलर थे उन्होंने इसी को सोचते हुए एक फैक्टर स्टडी बनाई गई है जिसमें कुछ ड्यूरेशन यानी कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट रखी गई है, जिसमें आता है आपका फर्स्ट नंबर पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, थर्ड नंबर पे आता है नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। सो स्टूडेंट, यहां पे इसका मीन क्या है, अपोजिट स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल का यहाँ पे ये मीन है कि यानी जो आपके वर्कर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज है, उनको एक दिन में कितने टाइम आपको रेस्ट प्रोवाइड कराना है, यानी एक दिन में उनको कितना रेस्ट देना है। सपोज कीजिए एक दिन में उनको 5 टाइम यानी 5 बार आपको रेस्ट प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आते हैं ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी जो आपको 5 टाइम उनको रेस्ट प्रोवाइड कराना है वो कितनी कितनी मिनट का आपको प्रोवाइड कराना है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि 15 मिनट का हमको रेस्ट प्रोवाइड कराना है उनको, एम्प्लॉइज को। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कितने टाइम बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट प्रोवाइड कराना है। तो हमने ले लिया यहाँ पे कि 1 घंटे बाद हम उनको 15 मिनट का रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, और कितने टाइम, 5 टाइम, यानी 5 घंटे में उनको हर 1 घंटे बाद 15 मिनट का रेस्ट उनको प्रोवाइड कराएंगे। सो ये हो गया हमारा फैक्टर स्टडी। उसके बाद आते हैं बी मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी के यहाँ पे ये मीन है कि आपको ये देखना है स्टूडेंट कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो आपको उसमें से जो भी आपका बेस्ट से बेस्ट मेथड है, जो आपको लगता है कि इससे हम काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जल्द से जल्द कर सकते हैं, वो आपको बेस्ट मेथड चूज करना होगा। सो मेथड स्टडी का मतलब होता है एक बेस्ट मेथड, यानी एक बेस्ट मेथड आपको चूज करना है जिसके जरिए आप काम को अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का यहाँ पे ये मीन है कि आपको टाइम भी साथ ही साथ देखना होगा कि आपको कौन सा टास्क कितने टाइम में कंप्लीट करना है, या कितनी यूनिट आपको कितने टाइम के अकॉर्डिंग
कंप्लीट करनी है। सो इसमें देखा जाता है कि टाइम स्टडी आप किस तरीके से करते हैं, यानी टाइम स्टडी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपको यहां से स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप पैदल चले जाओ, या फिर आप साइकिल का यूज करके चले जाओ, या फिर आप बस से चले जाओ। सो आपको देखना ही होगा कि आप कौन सा, यानी किस तरीके से आप जल्दी पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, भागकर चले जाएंगे, यानी पैदल चले जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप बस से चले जाएंगे, क्योंकि आपको टाइम लिमिटेड आप प्रोवाइड किया गया है, यानी आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है, तो आप बस से चले जाएंगे। और आपको लगता है कि आपके पास टाइम भी कम है और आपके पास पैसे भी नहीं है, सो आप वहां पे क्या करेंगे, आप साइकिल से चले जाएंगे। सो यानी आपको ये देखना है कि बेस्ट तरीका क्या है जिससे हम टाइम को बचा सके, यानी टाइम को कम कर सके या फिर टाइम का यूज कर सके। सो ये जो आपका मेथड स्टडी और टाइम स्टडी ये एक दूसरे से थोड़ा मिलते जुलते, यानी एक तरह से सेम सी है, क्योंकि इसमें आपको मेथड देखना होता है, इसमें आपको टाइम देखना होता है। तो मेथड देख के आप क्या करते हो, टाइम को सेव कर लेते हो, ये टाइम के अकॉर्डिंग आप काम कर लेते हो। उसके बाद आता है डी, मोशन स्टडी। सो स्टूडेंट मोशन स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ पे ये मीन है कि जितने भी आपका वेस्टेज काम है, यानी जो आलतू फालतू के आपके काम होते हैं, उनको साइड में रख देना। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन से 1 किलोमीटर दूर चल के रेस्ट के लिए जाता है, यानी फैटल स्टडी का यूज करता है। सो गाइस उसको रेस्ट करने के लिए 1 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ रहा है। सो यहाँ पे मोशन क्या है, यहाँ पे मोशन है वो 1 किलोमीटर की दूरी, यानी वो 1 किलोमीटर दूर चल के जाके रेस्ट करेगा। उसके बाद फिर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आना होगा उसको, तो 1 किलोमीटर चल के फिर ऑर्गेनाइजेशन तक आना होगा। सो गाइस यहाँ पे क्या होगा, तो उसका रेस्ट भी बेकार जाएगा, सेकेंडली वो वहां पे काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दोबारा से वहां पे थक जाएगा। सो मोशन स्टडी यही कहती है कि जितने भी आपके आलतू फालतू के काम है या जो बेकार के काम है, वेस्टेज काम है, उनको आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपनी 4th नंबर की साइंटिफिक टेक्निक की, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मीन ये है कि आपको क्या करना है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज है, जितने भी आपका स्टाफ है, मिडिल का है, चाहे वो टॉप का है, चाहे वो लोअर का है, उसको उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग या फिर उसकी क्वालिफिकेशन या उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड करानी है। यानी सबको आपको अलग अलग सैलरी देनी है। यहाँ पे अलग अलग सैलरी प्रोवाइड कराने का मीन्स ये नहीं है कि आपको भेदभाव करना है, नहीं, आपको कोई डिफरेंस नहीं करना, आपको डिफरेंस सिर्फ सैलरी में करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू वर्क आपको सैलरी प्रोवाइड करानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने वर्कर्स को कहा कि आपको 100 यूनिट बनानी है। सो अगर वो 100 यूनिट से नीचे यूनिट बनाते हैं, यानी 80 यूनिट बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी सैलरी भी कम कर देनी है। अगर कोई वर्कर 120 यूनिट बनाते हैं, यानी 20 यूनिट ज्यादा बनाते हैं, तो उसको आपको सैलरी भी उतनी बढ़ाकर देनी है। या फिर जिसकी जो सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपने डिसाइड की है या फिक्स की है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी उसको प्रोवाइड करानी है। उसके बाद आते हैं 5th नंबर की साइंटिफिक टेक्निक, मेंटल रिवॉल्यूशन। सो गाइस ये टेक्निक्स हमने पहले भी पढ़ ली, यानी प्रिंसिपल में भी पढ़ चुके हैं हम इसको, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे। मेंटल रिवॉल्यूशन का यहाँ पे यही मीन है कि अपने माइंड को चेंज करना। चेंज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके लोअर लेवल का जो भी डिपार्टमेंट है या एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है या मिडिल लेवल के हैं, सो टॉप लेवल का जो है उसको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना है, उसको एक रेस्पेक्टिव, एक लव प्रोवाइड कराना है। ऐसा नहीं है, आपको ये अपनी थिंकिंग नहीं बनानी है कि वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, मैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे हूं। सो वहां पे आता है मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी दिमागी परिवर्तन, दिमाग को चेंज करना। किसके जरिए, अपने एम्प्लॉयज के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति तरह से फैमिली मेंबर की तरह आपको ट्रीट करना है। सो गाइज ये हो गया हमारा साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर जो हमने डिस्कस कर ली। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। सो स्टूडेंट, अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स दी गई हैं और कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, जैसे मोशन स्टडी, टाइम स्टडी में, या फिर टेलर या फ्यूल में डिफरेंस दिए गए। सो स्टूडेंट, मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है कि एफडब्ल्यू टेलर क्या है, फ्यूल क्या है, मोशन स्टडी क्या है, टाइम स्टडी क्या है। सो डिफरेंस तो आप लोग अपने आप भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था वो यहीं तक था, यानी जो भी नोट्स थे वो यहीं तक थे इंपोर्टेंट। सो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, सो आप कमेंट बॉक्स में जाकर
मेरे से अपनी प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। सो गाइस, ये हमारी वीडियो नंबर 9 कंप्लीट हो चुकी है। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10 में, जिसमें हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले फिर वही बात कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो और देखना, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो स्टूडेंट, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10।